बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। चैप्टर 4 में हमने सेल साइकिल का आगाज किया है। कल एक कंप्लीट सेल साइकिल के प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड किया और उसमें भी हमारा जो मेन फोकस रहा वो सेल डिवीजन से पहले यानी माइटोसिस से पहले जो इंटरफेस है, कल हमने उसे डिटेल में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि सेल जो है ये इंटरफेस कंप्लीट कर चुका है, जिसमें G1 फेस है, S फेस है और G2 फेस है, और अब ये एंटर हो रहा है माइटोसिस फेस। ठीक है, और माइटोटिक फेस जो है ये वो फेस है जहां अब ये एक सेल डिवाइड करने जा रहा है। एसएलओ को जरा ध्यान से देखो। हमारा जो एसएलओ है वो बड़ा ब्रॉड है। वो एक ही टाइम हमें कह रहा है कि हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन इस तरह से करें कि इनकी जो स्टेजेस है ना, इन्हें हम एलैबोरेट करें, और इस दौरान हम स्केचेस और डायग्राम से मदद लें। अब बजाय मैं आपको पहले माइटोसिस की स्टेजेस पढ़ाऊं फिर मियोसिस की स्टेजेस पढ़ाऊं, इससे आगे एक एसएलओ आएगा जिसमें वो हमसे कहेगा कि माइटोसिस और मियोसिस की सिग्निफिकेंस बताओ। तो मैंने इस तरह से फॉलो करने की बजाय किताब में यह किया है कि क्यों ना हम इस एसएलओ से सिर्फ पहले माइटोसिस पढ़ें और उसके बाद हम नेक्स्ट एसएलओ पे चले जाएं। वहां जहां वो हमें कहता है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, वहां हम फिर उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ें, फिर वापस आए इस एसएलओ पे। अब जब हम माइटोसिस और इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हो, फिर हम यहां से मियोसिस पढ़ें और नेक्स्ट एसएलओ से हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ें। तो इस एसएलओ में हम फोकस करने जा रहे हैं माइटोसिस को, इसके प्रोसेस को और इसकी स्टेजेस को। जब हम माइटोसिस कंप्लीट कर लेंगे हम दोबारा इस एसएलओ पे आएंगे, लेकिन मियोसिस के लिए। नॉलेज जो लिया है इससे वो माइटोसिस, उसका प्रोसेस और स्टेजेस है। अब माइटोसिस क्या है? अब देखो, मैंने जान के यहां एक वर्ड ऐड कर दिया है जो बुक में नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी एक जनरल सेंस डेवलप हो चुकी हुई है इसलिए बुक में ना भी लिखा हो तो मैटर नहीं करता। क्योंकि ये जो सेल है जिसमें अब माइटोसिस होने जा रही है, ये बात ऑब्वियस है कि ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होती बल्कि बाइनरी फिशन होती है। क्या बेसिक फर्क होता है? अबीहा ने मुझे याद करवाना है जब हम आज माइटोसिस कंप्लीट करेंगे कि सर बाइनरी फिशन किस तरह से अलग है माइटोसिस से, और वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में हो रही है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है, कंप्लेक्स सेल है, इसमें नहीं होती। तो वहां मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बता दूंगा। अब माइटोसिस के दौरान आप देखते हो कि यूकैरियोटिक सेल जो है ये डिवाइड करके दो एक जैसे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं। यहां पे जो आइडेंटिकल का वर्ड है ना, ये असल में उसके जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज हुआ है कि आपके पास पेरेंट सेल डिवाइड करके जो दो नए डॉटर सेल्स बना रहा है, इन दोनों डॉटर सेल्स में जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ये बिल्कुल सेम होता है। जब उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है तो फिर आप देखते हो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होते हैं। ठीक हो गया? अगर हम इसी में, ये मैं बड़ी सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कहीं डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। अगर आप डेप्थ में जाओगे तो फिर इनके स्ट्रक्चर फंक्शन में भी फर्क आ जाएगा, जैसा हम जाइगोट की डेवलपमेंट में देख रहे होते हैं। लेकिन अभी हम एक सेल से जो दो सेल बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब इस दौरान इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि माइटोसिस के नतीजे में जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स है ना, इस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बने हैं इनमें भी इतने ही क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अब मैं आपको एक पॉइंट यहां क्लियर करवाता हूं। इस सारी बात का मतलब यह है, अगर हमारे पास पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो इसने डिवाइड करके जो दो डॉटर सेल्स बनाने हैं उनमें से हर डॉटर सेल डिप्लॉयड होना चाहिए। और अगर आपके पास पेरेंट सेल हैप्लॉयड है और जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो इससे जो दो नए डॉटर सेल बनेंगे वो भी हैप्लॉयड ही होने चाहिए। ये मतलब है इस बात का कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट में है उतने ही डॉटर सेल में रहते हैं। अब मुझे फातिमा या अबीहा में से कोई बताएगा कि आपके पास ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम क्या होते हैं और हैप्लॉयड क्रोमोसोम क्या होते हैं?
कोई आइडिया है अभी? शफीक साहब, आपको स्क्रीन इस वक्त क्लियर है? एनी आइडिया अभी? ये इंपॉर्टेंट सर कंसेप्ट ये है। स्क्रीन पर सिर्फ ये कलमा नजर आ रहा है। अभी सर ये आपको स्क्रीन पर स्क्रीन सिर्फ क्लियर है? कलमा नजर आ रहा है, उसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं। आपका नेट स्लो है। अभी स्क्रीन क्लियर है? यस सर, स्क्रीन अब क्लियर है। चलो, कोई आइडिया नहीं है डिप्लॉयड हेप्लॉयड का? सर जो हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत पड़ा था कि हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स जहाँ पे एक सेल ओनली 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। उसे हम हेप्लॉयड कहते हैं? यस। नहीं, उल्टा बोल गई हो। जब आपके पास एक सेल के पास दो एक जैसे क्रोमोसोम हो, ठीक है, यानी कि दो क्रोमोसोम्स एक जैसे हो, उनका सेट मौजूद हो, तब आप कहते हो कि ये डिप्लॉयड सेल है। जैसे ये देखो, लेट्स से मैं कहता हूं ये दो क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के पास जो सिमिलर हैं। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा, अगर तो इसमें हो रही है मियोसिस, माइटोसिस नहीं, मियोसिस, तो इसके बाद जो दो नए सेल बनेंगे ना, हर सेल के बाद पास एक एक क्रोमोसोम जाएगा। तो वो जो पेरेंट सेल था जिसमें दो क्रोमोसोम एक जैसे थे, डॉटर सेल में वो डिवाइड हो गए हैं और एक सेल के पास एक ही क्रोमोसोम आया है। ये जो डॉटर सेल बना है ना, अब इसके पास एक जैसा एक ही क्रोमोसोम है, सेट नहीं है, दो क्रोमोसोम एक जैसे नहीं है इसके पास। तो ये जो सेल है ये आपके पास हेप्लॉइड सेल है और इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पेरेंट सेल था जिसके पास दो एक जैसे क्रोमोसोम्स थे, सेट था क्रोमोसोम्स का, इसे हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं और 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर हुई है? जब हम मियोसिस पढ़ेंगे ना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी एक बेसिक कंसेप्ट रख लो, जब आपके पास सेल में दो एक जैसे क्रोमोसोम्स का सेट मौजूद होता है, हम उस सेल को डिप्लॉयड कहते हैं। और अगर आपके पास सेल ऐसा हो जिसमें दो एक जैसे क्रोमोसोम का सेट ना हो, हर क्रोमोसोम दूसरे से अलग हो, तो आप इसे हेप्लॉइड बोलते हो। तो माइटोसिस की क्या खासियत है? माइटोसिस की खासियत यह है कि पेरेंट सेल डिप्लॉयड है या हेप्लॉइड है, माइटोसिस को फर्क नहीं पड़ता। जब भी पेरेंट सेल में माइटोसिस होगी, तो जो डॉटर सेल बनेगा वो क्रोमोसोम्स के लिहाज से पेरेंट सेल जैसा ही होगा। डिप्लॉयड पेरेंट सेल से डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, हेप्लॉइड पेरेंट सेल से हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। जबकि मियोसिस में हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ? ये एक आपने मेन डिफरेंस याद रखना है। फातिमा को क्लियर हुआ है? फातिमा ने आई थिंक सो बीच में स्किप किया है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस जो है इसे हमने अपनी आसानी के लिए मजीद दो फेसेस में डिवाइड कर लिया है। एक वो फेस है जिसमें आप कहते हो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, विच इज कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा वो फेस है जहां पे फाइनली सेल डिवाइड करता है और इसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब हम हर स्टेज को वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से जो पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस, इसमें हमारे पास एक सेल होगा, लेकिन आप देखोगे उस एक सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना देगा। ठीक है, ये पेरेंट सेल है हमारे पास। इसमें अभी माइटोसिस स्टार्ट हुई है और माइटोसिस स्टार्ट होने के दौरान इसमें जो पहला फेस हुआ है उसमें हमने देखा है कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके, सेल अभी भी एक ही है लेकिन उस सेल के पास कैरियोकाइनेसिस होने के बाद दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। ठीक, चाहे वो माइटोसिस हो रही हो या मियोसिस हो रही हो, कैरियोकाइनेसिस में ऐसे ही हो रहा है। इसमें होता यह है कि हम असल में क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस के दौरान क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है ताकि जब सेल डिवाइड करे और उससे दो सेल बने, हर सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाने चाहिए। अब मैं आपको यह बात इलस्ट्रेट करके समझाने लगा। कल का लेक्चर याद है? मैंने कहा जब क्रोमोसोम
एस फेस में एंटर होता है तो वो इस तरह का होता है, ऐसे ही है। G1 फेस से जब क्रोमोसोम ने एस फेस में एंटर होना है तो वो इस तरह का होगा। लेकिन एस फेस में मैंने आपको बताया था कि इसके डीएनए की कॉपी बनेगी और आपके पास क्रोमोसोम इस शेप में आ जाएगा। दोनों में मैंने क्या फर्क बताया था बिहा? ये कितने क्रोमोसोम्स हैं? सर ये भी एक क्रोमोसोम है और वो भी एक दोनों क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम है। फर्क सिर्फ ये है कि एस फेस में उसकी एक रेप्लिका बन गया है, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि एस फेस वाले क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स हैं और यहां पे जो G1 फेस वाला क्रोमोसोम है इसमें एक ही क्रोमेटिड है। अब ये जो एस फेस वाला क्रोमोसोम होता है ना, ये आता है माइटोसिस में, और माइटोसिस में जब कैरियोकाइनेसिस होती है ना, तो इस एस फेस वाले क्रोमोसोम में, इसको मैं यहां करके दिखाता हूं, ये जो एस फेस वाला क्रोमोसोम है इसके साथ आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कैरियोकाइनेसिस के दौरान इन अटैच क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ये वाला क्रोमोसोम जो है वो अलग न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम जो है वो अलग न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाएगा और अल्टीमेटली आप देखोगे सेल डिवाइड हो जाएगा। ये काम इसलिए किया गया ताकि जब सेल डिवाइड हो और जो दो नए सेल बने उन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तभी मुमकिन होते हैं जब एस फेस में हर क्रोमोसोम के आगे उसका नया डीएनए बनता है और हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं। एम आई क्लियर? तो ये लाइन ये है कि माइटोसिस ऐसा फेस है जिसमें हम क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं ताकि उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके डॉटर न्यूक्लियाई में, वो जो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने लगे। ये सारी बातें अभी आपको इसके फेसेस में क्लियर होंगी, ये मैं आपको एक समरी बता रहा हूं एडवांस के अंदर, ठीक है। बस आगे वही बात लिखी हुई है कि आपके पास जो दो नए न्यूक्लियस बनने जा रहे हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होने चाहिए। अब हम जरा डिटेल देखते हैं, ये जो सारी बातें की हैं अब हम इस फेसेस में इन्हें पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस को हम चार फेसेस में कैटेगराइज करते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। आपने इनका सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये वो वाला क्वेश्चन होता है कि अगर लॉन्ग में आ जाए और आपको ये तमाम स्टेप्स लिखने हैं तो आप इसका ये नहीं कह सकते हो कि कंसेप्ट ठीक है तो सीक्वेंस आगे पीछे होने से कुछ नहीं होगा। अगर सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो वो गलत कंसिडर होता है। चलिए जी, प्रोफेस में ये देखो, अभी जो बात समझा के आया हूं कि जब क्रोमोसोम G1 फेस से एस फेस में एंटर हुआ तो वो ऐसा था, और जब वो एस फेस में से निकला और G2 फेस में एंटर हुआ तो वो इस तरह का हो गया। और वहां मैंने बताया था कि इस क्रोमोसोम के सेंटर में एक रीजन होता है जिसे आप सेंट्रोमेयर कहते हो, और इस सेंट्रोमेयर के अंदर भी मजीद एक रीजन होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। आपने काइनेटोकोर और सेंट्रोमेयर को याद रखना है, आगे हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। अब होता यह है कि जिस वक्त सेल प्रोफेस में आया है यानी माइटोसिस के अंदर एंटर हुआ है, इस वक्त जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे तो आप लोग देखते हो कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये बहुत लूज होता है, बहुत बारीक होता है। लूज से मतलब है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं होता, रेंडमली पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो जब सेल ने प्रोफेस में एंटर होना है तो हम देखेंगे कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये बारीक सा है और रैंडमली थ्रेड लाइक शेप के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, और ये इतना बारीक है कि आपको स्टार्ट में जब आप माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हो तो आपको ये नजर भी नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही सेल, ये सेल जब प्रोफेस में एंटर होगा तो पहली नुमाया चेंज जो आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में वो ये होगा कि इसका ये जो लूज थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, ये खुद को अरेंज करते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो लूजली अरेंज है, बहुत बारीक है, ये खुद को प्रोफेस में आके
अरेंज करेगा। जब ये अरेंज करेगा ना, तो आप देखोगे इसकी थिकनेस बढ़ेगी और ये छोटे से छोटे साइज में होता जाएगा। ये स्ट्रक्चर जब अरेंज हो जाएगा तो आप इसे क्रोमोसोम का नाम दे दोगे। तो प्रोफेस में पहला काम जो होने जा रहा है वो ये कि वो जो जेनेटिक मटेरियल लूजली अरेंज था, ये खुद को क्रोमोसोम्स की शक्ल में अरेंज करेगा। और ये बात मैं आपको पीछे समझा चुका हुआ हूं कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज सेम होते हैं। बस फर्क ये होता है कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उस वक्त जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की शक्ल में होता है, और जब सेल डिवाइड करने लगता है तो क्रोमेटिन खुद को अरेंज करके क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। इसका मकसद सिर्फ यह होता है कि क्रोमोसोम्स जब आ जाएंगे और वो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर छोटे सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अब आपके पास इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में आसानी होगी। और आप देखोगे आगे कि जब ये सेपरेट होंगे तभी आप लोग दो आइडेंटिकल सेल्स बना सकोगे। तो ये आसानी से इक्वली सही तरीके से सेपरेट हो, इसलिए आप देखते हो कि प्रोफेस में इन्हें क्रोमोसोम्स के अंदर एक कंडेंस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये वो आपके पास पहला पॉइंट है कि ये जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक है, लूज है, ये अब क्रोमोसोम्स की शक्ल में विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडेंस होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है, अरेंज हो रहा है। और जब ये अरेंज होगा तो ये आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा कि इसमें हर क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स इसलिए बोलते हैं कि लेट्स से अगर ये वाला पहले वाला था, ओरिजिनल था, इसके आगे जो कॉपी बनी है वो भी इसी जैसी होती है, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेंटर से एक जगह पे अटैच होते हैं और इस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है? और सेंट्रोमेयर के अंदर आप देखते हो दोबारा से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज काइनेटोकोर। इन दोनों को हमने आगे स्टडी करना है। अब जब आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम की शक्ल में अपीयर हो गया है, फिर हम देखते हैं कुछ और चेंजेस भी होती हैं। वो चेंजेस क्या है कि सेल के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये टूटना शुरू होगी। और इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। ये देखो, यहां पे आपके पास अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको यहां पे कलर का फर्क नजर आ रहा है। ये जो कलर का फर्क है वो असल में शो कर रहा है कि यहां इस स्ट्रक्चर के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगला काम ये होने जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनने जा रहे हैं, इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी। और लॉजिक इसके पीछे ये है कि इसकी ब्रेकडाउन होगी तभी आप देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है अब वो साइटोप्लाज्म में आएगा। और वो साइटोप्लाज्म में क्यों आना चाहिए? क्योंकि साइटोप्लाज्म के पास सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं और इन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं ताकि बाद में हम उन्हें डिवाइड कर सकें। तो आप क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में तभी अरेंज करोगे जब वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म का हिस्सा बनेंगे। और इस काम के लिए फिर जरूरी होता है कि प्रोफेस के दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है ताकि ये क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में आए। और अगला काम, ये जो उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है एक डार्क रीजन होता है न्यूक्लियोलस, जहां हमने कहा था राइबोसोम बन रहे हैं, ये डिसअपीयर होता है। ठीक है? क्योंकि आप न्यूक्लियस को खत्म कर रहे हो, आपको इस वक्त न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने उस एक न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाने हैं। तो आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हुई, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हुआ, और ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं ये अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं। दूर कहां जाना शुरू करते हैं? ये देखो, जब सेल प्रोफेस में आया तो इसके दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो प्रोफेस में आता है तो आप देखते हो कि ये सेंट्रियोल एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि ये सेल के दो एंड्स की तरफ चले जाएं, एक किनारे की तरफ आ जाए और दूसरा सेल के दूसरे किनारे पर आ जाए। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी देखते हैं। तो अगला काम आप ऑब्जर्व करोगे कि सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट चीज कि इन सेंट्रियोल्स में से हम देख रहे हैं कि हमारे पास, ये डायग्राम को जूम करें, कि हमारे पास
यहां से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हो गए। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकल रहे हैं, इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ये अब ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हुए हैं, ठीक है। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, अगले फेस में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो बच्चे क्यूआर कोड बेस्ड वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने वीडियो यहां पॉज करनी है और आपके पास स्लाइड्स में, पीपीटी स्लाइड्स में ये वीडियो है। अभी जो कुछ मैंने समझाया है, आप वीडियो पॉज करके स्लाइड में मौजूद इस वीडियो को देखो। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से प्रोफेस के एंड पे स्पिंडल फाइबर्स अरेंज हो चुके हैं, सेंट्रियोल सेल की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं। और अब नेक्स्ट फेस है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वो जो प्रोफेस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक करना शुरू हुई थी, हम देखेंगे अब यहां पे उसकी ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाएगी और आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नजर नहीं आएगी। वो जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स में से बनना शुरू हुए थे, ये क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स के सेंट्रोमेयर में अटैच होंगे। और अगर हम मजीद डिटेल में देखें तो सेंट्रोमेयर के अंदर भी जो काइनेटोकोर रीजन है ना, यहां पे आके ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। जब ये स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमेयर के अंदर काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, अगला काम फिर ये करते हैं कि ये इन क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में आके अरेंज करते हैं। जब स्पिंडल फाइबर सेल के तमाम क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं, वो जो एक सीक्वेंस अरेंजमेंट बनता है, उस प्लेन को हम मेटाफेस प्लेट कहते हैं। जरा ये देखो आपके पास, अब हम पीछे जाते हैं प्रोफेस में, उसको भी एक नजर देखते हैं। ये देखो, क्रोमोसोम इस वक्त सेल में रैंडमली पड़े हुए हैं, बेतरतीब हैं। अब जब ये रैंडमली पड़े हुए हैं और हमारा मकसद इन्हें इक्वली डिवाइड करना है, तो वो मकसद यहां पूरा नहीं होगा। एन मुमकिन है कि 4 में से 3 एक जगह चले जाएं और एक जगह चला जाए। हम चाहते हैं कि चारों जो हैं वो इस तरह से डिवाइड करें कि आधे जो हैं वो इधर, हाफ इधर और हाफ उधर, क्रोमोसोम्स की तादाद में नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की शक्ल में। अब जरा इधर आओ, नेक्स्ट फेस में वो जो रैंडम क्रोमोसोम्स थे, स्पिंडल फाइबर्स इन्हें सेल के एग्जैक्ट सेंटर में आके अरेंज कर देंगे। और ऐसा तभी मुमकिन होगा कि जब सेंट्रियोल सेल के दो ऑपोजिट एंड पे होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है जिस वजह से हम कहते हैं कि प्रोफेस में वो जो दो करीब करीब पड़े सेंट्रियोल थे, ये सेल के ऑपोजिट एंड्स की तरफ जाते हैं और वहां से फिर ये स्पिंडल फाइबर्स की मदद से तमाम क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं। और वहां पे वो जो सेंटर वाला प्लेन है, उसे हम कहते हैं ये मेटाफेस प्लेट है, यानी क्रोमोसोम्स मेटाफेस प्लेट पे आके अरेंज हो गए हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास सेकंड फेस भी कंप्लीट होता है। आगे हमारे पास इस फेस की वीडियो है। आप क्यूआर कोड वाले स्टूडेंट्स यहीं पे वीडियो को पॉज करें और स्लाइड के अंदर इस वीडियो में इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। चलिए जी, अब आ गया है हमारे पास एनाफेस। एनाफेस जो है, इसकी अहमियत के लिहाज से हम कहते हैं कि ये पूरी माइटोसिस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेस होता है। और क्यों है, अभी हम इस चीज को समझ लेंगे। होता यह है कि वो स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज कर दिया हुआ है, अब आप देखोगे कि हर क्रोमोसोम के साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं। ऐसे ही है, एक स्पिंडल फाइबर एक तरफ के सेंट्रियोल से आ रहा है और दूसरा स्पिंडल फाइबर दूसरी तरफ के सेंट्रियोल से आ रहा है। होगा ये कि ये स्पिंडल फाइबर्स अब आपके पास अपने अपने सेंट्रियोल्स की तरफ पुल करेंगे। जब ये स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ पुल करेंगे ना, तो ये इन क्रोमोसोम्स पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। और इस स्ट्रेस का नतीजा क्या होगा कि एनाफेस के अंदर हम देखेंगे कि आपके एक क्रोमोसोम जिसके 2 क्रोमेटिड्स सेंटर में, सेंट्रोमेयर वाले रीजन में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जब स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट करेंगे, तो हर क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से
जुदा हो जाएंगे। यानी आपके पास क्रोमोसोम्स डिवाइड कर गए हैं एनाफेज में, और इनको डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आपके पास अब जो दो नए न्यूक्लियस बनने जा रहे हैं ना, हर न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होना चाहिए। जरा ये देखो, हमारे पास मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम है? 1, 2, 3 और 4। हर क्रोमोसोम की खासियत है कि उसके पास आगे से 2 क्रोमेटिड्स हैं। एनाफेज में आप देखोगे कि जब सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर्स को कंट्रैक्ट करवाया तो ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब जब ये अलग हुए हैं ना, तो पहले जहां पे ये एक क्रोमोसोम था, इसके क्रोमेटिड्स अलग होने की वजह से अब आपके पास यहां पे 2 क्रोमोसोम बन गए हैं। इनका फायदा ये होता है ताकि जब ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट एंड पे आए तो दोनों साइड्स पे इनकी तादाद इक्वल रहनी चाहिए। हम काउंट करके देख लेते हैं। इस एंड पे अगर हम देखें, हमारी लेफ्ट साइड पे 1, 2, 3 और 4 क्रोमोसोम्स हैं, और इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन 4 क्रोमोसोम्स हैं। फर्क सिर्फ ये आया है कि पहले आपके पास हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स थे, लेकिन एनाफेज के बाद यह हुआ है कि हर क्रोमोसोम के पास एक एक क्रोमेटिड रह गया, और उसके नतीजे में सेल के जो 2 एंड्स हैं यहां पे आप देखोगे इक्वल तादाद में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होके ऑपोजिट एंड्स पे आ जाएंगे। इसे बच्चों हम कहते हैं एनाफेज। ठीक है, अब अपनी बुक की वर्डिंग अगर हम देखें, स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट कर गए हैं, वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच थे सेंट्रोमेयर पे, ये अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जब ये अलग हुए हैं तो इनके हर क्रोमेटिड को अब हम अलग क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये बात कि जब ये इकट्ठे थे तो ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, जब ये अलग हो गए तो इनका हर क्रोमेटिड अब अपने अंदर एक मुकम्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो अभी 2 क्रोमेटिड्स अलग होके क्रोमोसोम बने हैं उसे वो डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये क्रोमोसोम अब सेल के ऑपोजिट एंड पे आके खुद को अरेंज करना शुरू करेंगे। यहां पे आपका एनाफेज जो है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एनिमेशन है स्लाइड के अंदर। हम अपने लेक्चर को यहां स्टॉप करने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और माइटोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमने इसकी एसेंस पढ़ ली हुई है। अब सिर्फ एक मेन पॉइंट रह गया है जहां पे आप देखोगे कि न्यूक्लियस बनने के बाद सेल ने डिवाइड करना है। आप बच्चों ने यह करना है कि वीडियो को यहां पे एंड करने के बाद स्लाइड में आके एनाफेज की भी वीडियो देखनी है। हम इंशाल्लाह कल यहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।